नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पांडे द बीएनपी यूट्यूब चैनल में प्लेटफॉर्म का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक चर्चा करेंगे वह टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से तात्पर्य है दोस्तों ये है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए एवं उसकी सहायता करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जो राष्ट्रपति को समय समय पर करता है, परामर्श देने का कार्य करता है। दोस्तों, आज हम उसी मंत्रिपरिषद को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जिस मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री, अर्थात प्रधानमंत्री ही है जो पूरे मंत्रिपरिषद पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद मिलकर क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को समय समय पर सलाह, परामर्श एवं अन्य जानकारियाँ प्रदान करते रहते हैं। ठीक दोस्तों, आइए हम उन्हीं मंत्रिपरिषद चर्चा करते हैं जो भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद के रूप में एक अभिन्न अंग के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। कल हम लोगों ने राष्ट्रपति देखा था, उपराष्ट्रपति देख लिया था। आज हम जिस टॉपिक चर्चा करेंगे वो है भारत का केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो कि भारत के राष्ट्रपति की सलाह एवं परामर्श देने के लिए एक क्या है, एक निकाय के रूप में कार्य करती है। आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वह है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद दोस्तों हमें जानने का प्रयास करेंगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद है क्या और उसके कार्यक्षेत्र क्या है, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की भारतीय संविधान में इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आइए पहले हम चर्चा करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो भारत के संविधान में निहित हैं। वैसे देखा जाए तो संक्षिप्त रूप में बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हमको देखने को नहीं मिलते हैं मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के संदर्भों में। आज हम मंत्रिपरिषद देखेंगे, कल हम भारत के प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट जो समितियां हैं उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अब आइए देखते हैं प्रमुख अनुच्छेदों में। जो आपका अनुच्छेद 74 दोस्तों, वह कहता है कि एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा राष्ट्रपति को सहयोग देने के लिए, अर्थात राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देने के लिए। ठीक है, क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाए राष्ट्रपति की सहायता के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद जो 75 दोस्तों कहता है कि अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है, एवं अन्य के लिए प्रावधान किया गया है, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री नियुक्ति। आइए इसको समझते हैं। अनुच्छेद 74 कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 74 कहता है कि भारत में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। मंत्रिपरिषद क्या करेगा, यह राष्ट्रपति को समय समय परामर्श या सहायता देने का कार्य करेगा, अर्थात राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रियों से संदर्भित या अन्य प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री होगा जो भारत की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मतलब कार्यपालक शक्ति रूप में कार्य करेगा। ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है किस तरह की जाएगी दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, वह भी प्रसाद पर्यंत, मतलब भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रसाद पर्यंत तक करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वह पूरे मंत्रिपरिषद क्या है, प्रमुख होता है। अर्थात पूरी मंत्रिपरिषद किस पर निहित होता है, प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देगा तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, विघटित कर दिया जाएगा, मतलब खत्म कर दिया जाएगा। तो हम सिंपल समझें तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 75 में। तो ये था हमारा क्या, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। दोस्तों, अनुच्छेद 77 जो है वह कहा जाता है भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन करना, मतलब भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन किस रूप में होगा, इसका प्रावधान भी अनुच्छेद 77 में किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद जो 78 है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन कैसे किया जाएगा, उसे प्रावधान अनुच्छेद 78 में किया गया है। इसमें कहा गया दोस्तों कि अनुच्छेद 78 में कि प्रधानमंत्री के रूप में एक पद होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आपको पता होगा अनुच्छेद 77 में क्या कहा गया, प्रधानमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, अर्थात प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी प्रावधान किया गया है। मतलब प्रधानमंत्री जितनी भी जानकारियां हैं उन सारी जानकारियों को, ठीक है, राष्ट्रपति को क्या करेंगे, मतलब जो भी सूचना है, जो भी प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री के पास सूचना है वो क्या करेंगे, समय समय पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, सूचित करते रहेंगे जो भी प्रावधान या जो भी सूचनाएं होंगी। तो अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है राष्ट्रपति संदर्भों में। अनुच्छेद 88 दोस्तों वह सदनों के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार के बारे में व्याख्या करता है। मतलब जो सदन के आदरणीय मंत्री हैं उनको अधिकार दिया गया है कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग सदन मतलब कि अपने मतलब कि यहाँ आदरणीय मंत्रियों के अधिकार मतलब होता है कि वे सदन में अभिभाषण दे सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सदन में
मत देने का अधिकार इनको नहीं होता है। ये केवल और केवल सदन के आदरणीय मंत्रियों के रूप में काम इनको अधिकार दिया गया है, लेकिन सदन में क्या मत देने का अधिकार इनको नहीं दिया गया है। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तब। दोस्तों आइए देखते हैं कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किस रूप में की जाती है। दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की सलाह पे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी अन्य सदस्य की मतलब अन्य मंत्री की, प्रधानमंत्री को छोड़ के अगर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जा रही है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जा रही है, तो वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पे। लेकिन वो भी रहेगा प्रसाद पर्यंत, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। फिर दोस्तों हम शपथ या त्यागपत्र की बात करेंगे तो देखिए नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी प्रधानमंत्री की सलाह पे, लेकिन अगर इनके शपथ या त्यागपत्र की बात होगी तो शपथ भी है किसको देंगे, राष्ट्रपति के समक्ष देंगे, अपना त्यागपत्र भी है राष्ट्रपति के ही समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अर्थात त्यागपत्र की बात होगी तो इसमें ठीक है, तो ये किसको देंगे, राष्ट्रपति के समक्ष अपना त्यागपत्र या शपथ ग्रहण प्रस्ताव मतलब शपथ ग्रहण या त्यागपत्र क्या करते हैं, राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों इनके हटाने की जो प्रक्रिया होती है, सिंपल अगर हम समझें तो इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वहाँ कहा गया है कि प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। मान लीजिए मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य है जो मंत्रिपरिषद के मंत्रिपरिषद में जो भी कार्यवाही की जा रही है या जो भी वार्तालाप हो रहा है या जिस भी विषय पर चर्चा हो रही है, अगर उस विषय को स्वीकार नहीं करते हैं या उसमें अपनी जबरदस्ती बातों को रखना चाहते हैं, तो इस दिन क्या होता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सलाह मशवरा करके उन्हें पद त्याग देने के लिए कह सकता है, त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। और राष्ट्रपति से सलाह करने के बाद राष्ट्रपति इनको क्या कर सकता है, हटा सकता है उनके पद से। अर्थात हम कहें तो जो हटाने की प्रक्रिया है वह पीएम के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मंत्री को हटाया जा सकता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों के रूप में। आइए दोस्तों हम देखते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं। अगर मंत्रिपरिषद की योग्यताएं, अगर हम मंत्रिपरिषद अगर हमको मंत्री बनना है, सदस्य बनना है, तो उसके लिए हमको योग्यताएं क्या क्या रखनी चाहिए। सिंपल दोस्तों समझना हमको है कि लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि हम मंत्रिपरिषद का मेंबर बने या मंत्रिपरिषद सदस्य बने केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, तो उसके लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। दूसरी बात दोस्तों, यदि कोई मान लीजिए यदि कोई चुनाव हार गया हो तो भी वह उसको मंत्रिपरिषद दे जाता है। इससे आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अपने मतलब कि चुनाव नहीं जीते थे, फिर उनको मंत्री पद दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ ही है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि वो लोकसभा सदस्य नहीं है, उनको होना पड़ेगा। कुछ शर्तें आइए बताते हैं आपको। यदि कोई भी चुनाव हार गया हो, मान लीजिए कोई भी प्रतिनिधि है जो चुनाव हार गया है, तो भी मंत्री पद उनको दिया जाता है, लेकिन 6 माह के अंदर उन्हें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना क्या है, अनिवार्य है। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति है जो चुनाव हार गया है, लेकिन अगर उसके अंदर योग्यता मंत्री पद मतलब मंत्री बनने की योग्यता अंदर रखता है, तो उसके पास को एक ही योग्यता है कि वह 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्य बनकर प्रस्तुत मतलब बनकर दावा पेश करे कि भैया ऐसा है कि मैं लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो गया हूँ, मुझे मंत्री पद दिया गया रहे। ऐसा नहीं मतलब कि अगर हम चाहे तो हम मंत्री आपको बना दिए हैं और आप निरंतर बने, ऐसा नहीं। आपको अगर आप नहीं भी बने हैं तो आपको बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। तो ऐसे समझें कि जो उनकी योग्यताएं हैं वो है कि यदि कोई चुनाव हार गया हो तो भी मंत्री पद दिया जाता है, लेकिन 6 माह के अंदर उन्हें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। साथ ही साथ लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक का सदस्य होना भी क्या है, अनिवार्य है। तो दोस्तों ये थी योग्यता किसी भी व्यक्ति को मतलब जो भी मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना चाहता है उनके लिए। दोस्तों अब क्या कभी कभी क्या होता है कि जो मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इनका उत्तरदायित्व तो क्या क्या है। आइए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इनके उत्तरदायित्व को, इनके कर्तव्य को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जो उत्तरदायी मतलब होता है कि जो मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब कि जो मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति होगी दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक, मतलब लोकसभा के प्रति इनकी जिम्मेदारी बनती है कि यह क्या करें, अपने कार्य का समय पर निर्वहन करें। ठीक है, सामूहिक रूप से। और दोस्तों दूसरा होता है, अब सामूहिक रूप से लोकसभा प्रति उत्तरदायी मतलब होता है प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी। अब चूंकि लोकसभा का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, हमारा कौन होता है, लोकसभा में स्पीकर की बात नहीं कर रहा मैं मंत्रिपरिषद के प्रमुख बात कर रहा हूँ। जो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री लोकसभा क्या होता है, लीडर होता है। तो हम कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी मतलब कि पूरा मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अब चूंकि प्रधानमंत्री पर उत्तरदायी होता है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से किसके लिए होता है, किस लिए काम करता है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। दोस्तों व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर सामूहिक रूप से लोकसभा प्रति, अगर व्यक्तिगत अगर किसी मंत्री या प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो हम व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है प्रसाद पर्यंत, और राष्ट्रपति ही इनको हटाने संबंधी भी प्रावधान इनके लिए लाया जाता है वही प्रधानमंत्री के परामर्श पे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं चूंकि प्रसाद पर्यंत की नियुक्ति होती है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप में कोई भी मंत्री या तो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, वह राष्ट्रपति के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा व्यक्तिगत रूप में। लेकिन अगर सामूहिक रूप में देखें तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। दोस्तों तीसरा है कि इनके लिए कोई विधिक उत्तरदायी नहीं है। मतलब कोई विधिक उत्तरदायी का मतलब यहाँ होता है कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद से किसी प्रकार का सलाह या मशविरा कर रहा है तो उस पर किसी प्रकार की कानूनी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मतलब उस पर कोई विधिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कोई भी उसमें चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, मतलब कोई भी उस पर उनके सलाह पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो अगर मान लीजिए कोई भी सलाह या विचार मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया है तो एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद अगर दोबारा कोई भी विचार या परामर्श राष्ट्रपति तक जाता है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए क्या है दोस्तों, बाध्य है। इस बात को हमेशा याद रख लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी विधिक उत्तरदायी नहीं सौंपा गया है किसी भी मंत्री को। अगर कोई भी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति सलाह कर रहा है तो उस पर कोई भी कानूनी समीक्षा नहीं की जाएगी, कोई भी कानूनी हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे उनके चुनाव को लेकर। आपको पता होगा कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा होता है। मतलब लोकसभा का चुनाव भी जनता के द्वारा ही होता है, और जो प्रतिनिधि चुन कर आते हैं या जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उन मंत्रियों का भी चुनाव जनता के द्वारा ही संपन्न होता है, चाहे वे सांसद हों, सांसद ही होंगे। जब हम विधानसभा पढ़ेंगे तो हम विधायक की बात करेंगे। ठीक दोस्तों, तो ये था चुनाव। इनका जो चुनाव है वो लोकसभा के चुनाव मतलब जनता द्वारा होता है, और फिर मंत्रिपरिषद मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कहाँ पे, अन्य मंत्री के रूप में। दोस्तों आपको एक बात और पता होना चाहिए, जो मंत्रिपरिषद है उनकी संरचना कैसी होती है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों जो मंत्रिपरिषद की संरचना होती है वह 3 प्रकार से होती है, अर्थात जो हमारे यहाँ 3 प्रकार के मंत्री का व्यवस्था किया गया मंत्रिपरिषद के रूप में। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री देखने को मिलते हैं। पहला आपका होता है दोस्तों कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, तीसरा होता है उप मंत्री। अर्थात मंत्रिपरिषद की संरचना की हम बात करें तो संरचना में हम ऐसे समझ सकते हैं कि पीएम जो होता है वह मतलब एक पीएम भारत प्रधानमंत्री की सहायता के लिए क्या बनाया जाएगा, एक कैबिनेट बनाया जाएगा, और भारत के प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट की सहायता के लिए राज्य मंत्री बनाया जाएगा, और पीएम कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री की सहायता के लिए क्या बनाया जाएगा, उप मंत्री बनाया जाएगा। इस तरीके देखा जाए तो पीएम के साथ कैबिनेट की बैठक होती है, राज्य मंत्री की बैठक होती है और उपमंत्री की बैठक होती है। उपमंत्री मतलब अगर प्रधानमंत्री चाहे तो कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री सबके साथ बैठक कर सकता है। पीएम चाहे तो कैबिनेट और राज्य मंत्री से बैठक कर सकता है, और पीएम चाहे अगर कुछ प्रमुख मुद्दे हैं तो पीएम केवल और केवल कैबिनेट मंत्री से बात करता है। और कभी कभी क्या होता है, पीएम चाहे तो कैबिनेट समितियाँ भी कुछ बनाई गई हैं, मैं उसकी चर्चा करूँगा, स्थायी एवं तदर्थ समितियाँ। उस कैबिनेट चाहे तो वह तदर्थ या स्थायी समिति के साथ भी बैठक कर सकता है विशेष कार्यों को लेकर। तो दोस्तों ये थी मंत्रिपरिषद की संरचना। आइए संरचना में देखते हैं क्या क्या है। दोस्तों जो कैबिनेट मंत्री होता है इसमें प्रमुख मंत्री पद दिया गया। जैसे मान लीजिए प्रमुख मंत्रालय, कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत प्रमुख मंत्रालयों को रखा गया, जैसे कि आपका गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया। ठीक दोस्तों, आदि की हम बात करते हैं। ये कुछ प्रमुख मंत्रालय हैं जिनकी चर्चा की गई है। ठीक दोस्तों, ये कुछ आदि मंत्रालय हैं। जैसे आप हमने क्या, जैसे केंद्रीय मंत्री कौन मंत्रालय, आपका गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया। ये कुछ प्रमुख मंत्रालय हैं जिनको कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये तो कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे। राज्य मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री दोस्तों हम 2 प्रकार देखते हैं। पहला होता है कैबिनेट की सहायता के लिए जो मंत्री बनाया जाए उसे राज्य मंत्री बने। दूसरा होता है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, अर्थात कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं,
मतलब जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होंगे वह कैबिनेट के सदस्य नहीं होंगे, जबकि मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। अर्थात राज्य मंत्री वही होगा जो कैबिनेट की सहायता के लिए बनाया जाए, पहला। दूसरा, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जो कि कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद सदस्य होते हैं। तीसरा जो दोस्तों है वो है उपमंत्री। उपमंत्री मतलब होता है प्रशासनिक, जो प्रशासनिक कार्यों को क्या करें, संपन्न करें, वो मंत्रिपरिषद में उपमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो मंत्रिपरिषद है वह उसमें 3 प्रकार के मंत्रियों का विवरण दिया गया है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ठीक दोस्तों, मैंने इसको आपको संरचना दिखाने का प्रयास किया। दोस्तों एक बात और बातें आती है कि सरकार का जो प्रतिनिधित्व है, सरकार का प्रतिनिधित्व एक मतलब जो मंत्रिपरिषद होता है यह किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि जो मंत्रिपरिषद है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो आप कहेंगे दोस्तों कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वह सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा दोस्तों, यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है तो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। अगर किसी भी मंत्री के प्रति, जैसे मान लीजिए उनकी सरकार सही से ना चल रही हो और उनके मतलब जिस भी दल की हम बात करें, जिस भी मंत्रिपरिषद में जो भी मंत्रिपरिषद वर्तमान मान लीजिए है, अगर उस मंत्रिपरिषद में किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव, मतलब अगर वो एक मत होता है विश्वास मत, एक होता है अविश्वास मत, इसकी हम चर्चा आपसे करेंगे विस्तार से जब हम पढ़ेंगे संसद। अभी को हमको ये जानना है कि जब किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी खिलाफ अगर अविश्वास का मत लाया जाता है, ठीक है, और वह अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है, इस बर्खास्त किया जाता है या त्यागपत्र देना पड़ता है। तो सिंपल तो समझिए, यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है तो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। 91वें संशोधन 2003 में कहा गया कि लोकसभा के अधिकतम 15% सदस्य होने चाहिए। अर्थात लोकसभा में जैसे मान लीजिए 545 सदस्य हैं, ठीक है, तो 545 के केवल 15% ही सदस्य क्या होने चाहिए, मंत्रिपरिषद के हिस्से होने चाहिए। ठीक दोस्तों, तो कहा गया है कि 91 या 91st या 91वें संशोधन 2003 में लोकसभा के अधिकतम 15% सदस्य ही होने चाहिए, किसमें, मंत्रिपरिषद में। दोस्तों ये थी कुछ हमारी प्रमुख बातें। दोस्तों आइए हम बात करते हैं मंत्रिमंडल। अब दोस्तों एक होता है मंत्रिपरिषद, और आपको पता होगा कि वर्तमान में हम मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप देखे होंगे कई जगह अब मंत्रिपरिषद के जगह कहीं क्या होता है कि हम मंत्रिमंडल का भी प्रयोग करने लगे हैं। कब से करने लगे, आइए उसे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों पहले हम देखते हैं क्या सकते हैं। दोस्तों भारत के में आपको पता होगा कि मंत्रिमंडल की बातें लगातार चलती रहती हैं। मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है दोस्तों, मंत्रिमंडल अगर समझें तो मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय के रूप में काम करता है। भारत सरकार के लिए एक छोटी निकाय होती है। छोटी निकाय मतलब होता है कि एक प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, कैबिनेट होगा, जिनमें 15 से 20 सदस्य क्या होंगे, भारत के प्रधानमंत्री की सहायता करेंगे, उनके कार्यक्षेत्र में, नीति बनाने में, योजना बनाने में, नीति निर्माण करने में, उनमें क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। अर्थात कर सकते हैं यहाँ राजनीतिक या प्रशासनिक स्तर पे उच्च निर्णय जो लेने की क्षमता होती है वो किसके पास होती है, भारत के कैबिनेट के पास होती है, मंत्रिमंडल के पास होती है। मंत्रिमंडल की कार्य शक्तियाँ क्या होती हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों पहला होता है कि राष्ट्रपति की सहायता करना एवं परामर्श देना। राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श देने संबंधी जो प्रावधान होता है वह राष्ट्रपति मतलब कि भारत के मंत्रिमंडल को सौंपा गया है। साथ ही साथ विकासात्मक कार्यों को करना, मतलब भारत में कोई भी विकास के क्षेत्र में कोई भी कार्य अगर संपन्न होता है तो उसको कहीं ना कहीं भारत के मंत्रिमंडल के द्वारा ही संपन्न माना जाता है। अब मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है आपको पता ही भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो कि भारत का वास्तविक प्रधान भी होते हैं। तीसरा दोस्तों है कि प्रतिवर्ष जो बजट या वित्तीय आय विवरण प्रस्तुत किया जाता है सभी मंत्रालयों का, वह मंत्रिमंडल के द्वारा ही संपन्न होता है। और मंत्रिमंडल में आपको पता होगा वित्त मंत्रालय होता है। वित्त मंत्रालय क्या होता है, अपने जो वार्षिक आय विवरण होता है उसे राष्ट्रपति के पास रखता है, राष्ट्रपति से संसद के पटल पर रखने का काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो प्रतिवर्ष बजट या वित्तीय आय विवरण प्रस्तुत करना ये मंत्रिमंडल का कार्य होता है। साथ ही साथ किसका, सभी मंत्रालयों का। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों जो हमको याद करना है वो है कि मंत्रिमंडल का जो कार्य शक्ति है वो है नीति का निर्माण करना, योजना का निर्माण करना। मतलब नीति का निर्माण करना, कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है, कोई भी
मिशन या कोई भी योजना का निर्माण किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की परामर्श पे ही करता है। तो इस बात को आप याद, ये थी कार्य उन शक्तियाँ जो कि मंत्रिमंडल को दी गई हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे एक और बात आपको पता होना चाहिए, एक होता है आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट को बोलते हैं। किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट क्या होता है, इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। फिर हम आपको संक्षिप्त बताएंगे कि मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। फिर दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो आंतरिक कैबिनेट होता है या आंतरिक किचन कैबिनेट है, वो उसका मतलब होता है इसका उल्लेख या वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। मतलब जो किचन कैबिनेट है जिसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक कैबिनेट या आंतरिक किचन कैबिनेट, इसका उल्लेख भारत के संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। यह एक तरह यह क्या है दोस्तों, यह मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द, मतलब मीडिया इसको, क्योंकि क्या इसमें होता क्या है किचन कैबिनेट में कि प्रधानमंत्री है वह एक घर पर ही, जैसे मान लीजिए कोई भी सदस्य है जो उनके मंत्रिमंडल का सदस्य है, अगर वो चाहें तो घर पे भी बैठक कर सकते हैं, घर में बैठक बुलाकर किसी भी नीति निर्णय का निर्माण कर सकते हैं, नीति के निर्णय तक पहुंच सकते हैं। अर्थात हम समझें तो घर में ही निर्णय लेने के कारण ऐसा नाम इसका पड़ा। मतलब घर में ही अगर किसी मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा कोई निर्णय ले लिया जा रहा है तो प्रधानमंत्री क्या करता है, अपने ही निर्णय को, मतलब अपने ही बैठक को जो कि घर में लिया जा रहा है, उस घर में बैठक को ही कहा जाता है क्या, किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट। मतलब आंतरिक मामले को लेकर बात कही गई। अर्थात सिंपल समझे तो इसको ऐसे समझते हैं, इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं बल्कि पीएम के मित्र, रिश्तेदार व पारिवारिक सदस्य भी शामिल होते हैं। क्या आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट के बारे में समझें तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, आपको पता होगा 15 से 20 सदस्य होते हैं कैबिनेट मंत्रिमंडल में, तो इसमें कहा गया है कि इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं बल्कि पीएम जो हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनके मित्र हो गए, उनके रिश्तेदार हो गए या उनके पारिवारिक सदस्य हो गए, उन्हें भी शामिल कर लिया जाए किसी भी नीति का निर्माण या किसी भी योजना को बनाने में। अगर प्रधानमंत्री किसी भी नीति का निर्माण या किसी भी योजना को बनाना चाहता है तो वह क्या करता है, किचन कैबिनेट के रूप में अपनी बैठक को संपन्न करता है। किचन कैबिनेट आपको अगर समझ में आया तो फिर से बात समझ लीजिए। किचन कैबिनेट मतलब होता है कि घर में ही बैठकर अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने पारिवारिक सदस्यों या जो कैबिनेट के मंत्री हैं उन सब के साथ अगर किसी भी नीति संबंधी, योजना संबंधी बैठक संपन्न हो रही है तो उसे हम प्रधानमंत्री का आंतरिक किचन कैबिनेट भी मानते हैं। यह मुख्य रूप से साथ ही साथ वह प्रधानमंत्री को, जैसे मान लीजिए एक करते क्या है, इनके माध्यम से होता क्या है, सिंपल समझिए, वह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों के मुद्दों पर निर्णय लेने में, गोपनीयता बरतने में सहायता करते हैं। मतलब जो प्रधानमंत्री है जब इस बैठक को या किचन कैबिनेट की जब बैठक करता है तो उसमें जितने भी राजनीतिक मामले के मुद्दे होते हैं, राजनीतिक मामलों के जो मुद्दे होते हैं उन पर निर्णय लेने में ये क्या करते हैं, गोपनीयता एवं सहायता प्रदान करते हैं। यही सात कारण है कि प्रधानमंत्री के द्वारा समय समय पर आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट का भी विस्तार किया जाता रहा है या इसकी बैठक होती रहती है। इंदिरा गांधी के समय में इसका प्रयोग किया गया था, आने वाले कल भी इसका प्रयोग होता ही रहा है। ठीक दोस्तों, आपको पता होगा जो किचन कैबिनेट है यह अमेरिका में भी इसका निरंतर प्रयोग हो रहा है और ब्रिटेन में भी। ठीक है, लेकिन अमेरिका ब्रिटेन में हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कुछ दोष भी हैं जो आप हमको आगे देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ एक लाइन लिखा है कि किचन कैबिनेट का सिद्धांत भारत में अनोखा नहीं है। अनोखा नहीं है इसका मतलब कहने मतलब यहाँ है कि इसको अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या अमेरिका या ब्रिटेन में भी देखने को मिलता है। इसके दोस्तों ये हैं कि यह एक उच्चतम निर्णय करने वाले अंग के रूप में कैबिनेट के महत्ता व अधिकारों को कम करता है। अब आपको पता होगा जो किचन कैबिनेट होता है इसके जो दोष ये हैं कि जो उच्चतम निर्णय होते हैं, जो प्रधानमंत्री द्वारा जो उच्चतम निर्णय लेने की शक्ति होती है मंत्रिमंडल की सहायता पे, मतलब मंत्रिमंडल के सहायक के रूप में, कहीं ना कहीं वो मंत्रिमंडल के महत्ता क्या करता है, कमजोर करता है। मंत्रिमंडल के मतलब जो कैबिनेट है उसकी महत्ता या अधिकारों को कम करता है। कम इसलिए करता है कि जब सारे निर्णय आपके किचन मंत्रिमंडल कैबिनेट में ले लिए जाएंगे तो फिर अन्य निर्णय के कहीं ना कहीं औपचारिकता बस बचता है। दोस्तों दूसरा दोष यहाँ यह है कि बाहरी व्यक्तियों का इसमें प्रवेश और सरकार के कार्यों में उनकी प्रभावशाली भूमिका कानूनी प्रक्रिया को उलझा देती है। अर्थात कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि अगर मंत्रिमंडल के सदस्य प्रधानमंत्री को किसी भी मसले पर सलाह या सहायता करते हैं तो वह एक उच्च निर्णय की क्षमता या उच्च निर्णय का या उच्च अधिकार हम मान सकते हैं कि कोई उच्चतम अगर निर्णय लेने के बारे में अगर सोच रहा है प्रधानमंत्री तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के ही
परामर्श पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है उसमें दिक्कत ये आती है कि इसमें क्या होता है कि मंत्रिमंडल के साथ साथ प्रधानमंत्री अपने रिश्तेदारों को भी प्रवेश दे रहे हैं, बाहरी व्यक्तियों को भी प्रवेश दे रहे हैं, अब घर के सदस्य भी उसमें शामिल हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा निर्णय शक्ति है, जो कैबिनेट की निर्णय शक्ति है या निर्णय शक्ति है, वह कहीं ना कहीं क्या होती है, कमजोर नजर आती है। ये शायद यही है कि मैक्सिमम लोग चाहते हैं किचन कैबिनेट का प्रयोग ना किया जाए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो दोस्तों ये थे किचन कैबिनेट के दोष और किचन कैबिनेट की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती रहती है। यह संवैधानिक शब्द नहीं है, इसको मीडिया द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री अपने समय समय पर बाह्य लोगों को या फिर रिश्तेदारों को या फिर मित्रों को भी क्या करता है, अपने बैठक में शामिल कर सकता है। कैबिनेट के साथ साथ अन्य भी अगर सदस्य शामिल हो जाएं, बाहरी सदस्य शामिल हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं क्या, किचन कैबिनेट। अगर अन्य व्यक्ति या बाहरी भी शामिल नहीं होते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, कैबिनेट बैठक या फिर प्रधानमंत्री की बैठक। दोस्तों ये थी कुछ हमारी प्रमुख बातें। अब हम चर्चा करेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में मंत्रिमंडल भी शब्द है और मंत्रिपरिषद भी है। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक शब्द है, जबकि मंत्रिमंडल का प्रयोग हम बहुत दिन बाद करते हैं, अर्थात 1978 में सबसे पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का या कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि मंत्रिपरिषद का प्रयोग 1952 से, अर्थात 19 जब से भारत का संविधान बना तब से किया जा रहा है। मुख्य रूप से वेतन और भत्ते अधिनियम 1952 से ही मंत्रियों के लिए एक मंत्रिपरिषद सदस्य होंगे। इनकी चर्चा हम अभी आपसे कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जो मंत्रिमंडल होता है उसमें मुख्य रूप से दो ही होते हैं। पहला होता है प्रधानमंत्री, दूसरा होता है उनकी सहायता करने के लिए मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट मंत्री। तो प्रधानमंत्री की सहायता करने के लिए कैबिनेट मंत्री का होना क्या है, अनिवार्य है मंत्रिमंडल में। तो मंत्रिमंडल में क्या होंगे, अगर मंत्रिमंडल की संरचना देखें तो पीएम होते हैं, और पीएम की सहायता के लिए या पीएम से परामर्श करने के लिए क्या होता है, आपका कैबिनेट मंत्री होता है। और उनको हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल कहते हैं। अगर जहाँ पे पीएम और कैबिनेट मंत्री मिलकर किसी भी बैठक को या किसी भी कार्य को संपन्न करते हैं तो उन्हें हम मंत्रिमंडल का कार्य कह सकते हैं। तो वो हो गया मंत्रिमंडल। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं। मंत्रिमंडल दोस्तों जो होता है, इनका जो आकार होता है वह छोटा होता है। लगभग 15 से 20 मंत्री ही क्या होते हैं, मतलब कि मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। मतलब अगर मंत्रिमंडल में मंत्रियों की बात करें, हम सदस्यों की बात करें, तो मंत्रिमंडल में इनका जो आकार होगा वह मंत्रिपरिषद अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। और इसमें 15 से 20 ही मंत्री क्या होते हैं, शामिल होते हैं। दूसरा दोस्तों चर्चा करना है, इसकी जो शक्ति होती है वह मंत्रिपरिषद की तुलना में अधिक होती है। दोस्तों आपको पता होगा मंत्रिपरिषद एक का जो विस्तार है वह बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें हर प्रकार के सदस्य शामिल। आपको पता है कैबिनेट मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, उप मंत्री भी हैं। जबकि मंत्रिमंडल में क्या होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी शक्ति जो मतलब जो मंत्रिमंडल की जो निर्णय शक्ति है वह कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद की शक्ति से ज़्यादा प्रभावी होगा। दूसरा दोस्तों, जो मंत्रिमंडल शब्द है यह शुरुआत में नहीं था, जबकि जो मंत्रिमंडल शब्द जिसको हम आज मंत्रिमंडल बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं, इनका प्रयोग अभी तक जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल का प्रयोग नहीं किया गया था। तो जबकि किसका प्रयोग किया गया था, मंत्रिपरिषद का। तो यहाँ दोस्तों कहा गया है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग प्रारंभ में नहीं था, बल्कि 44वें संशोधन 1978 में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि 44वें संशोधन 1978 में कैबिनेट शब्द को क्या किया, भारत के संविधान में जोड़ा गया। और इसमें जो शब्द जोड़ा गया था उसे बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। अर्थात कैबिनेट जो शब्द है जिसको बोलते हैं मंत्रिमंडल, इनका प्रयोग हम 44वें संशोधन 1978 में भारत में संशोधन करके इसको प्रयोग करना शुरू कर दिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे। अभी केवल हम जानना चाह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कौन क्या क्या उनके क्षेत्र होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। दूसरा दोस्तों हमको जानना है कि यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करता है। मतलब कि मंत्रिपरिषद द्वारा अगर जो निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है तो मंत्रिमंडल अपने निर्णयों के अनुपालन के लिए क्या करता है, मंत्रिपरिषद द्वारा देख रेख करता रहता है कि हमारे जो निर्णय हैं वह सुरक्षित हैं कि नहीं। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बात और पता होना चाहिए, यह एक निकाय के रूप में कार्य करता है। सामान्यतः सप्ताह में एक बार बैठक देखने को मिलता है। मतलब दोस्तों आपको पता होगा, अगर भारत प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करना शुरू कर देगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बैठक हो जाएगा। अगर जितना कम सदस्य होंगे उतना ज़्यादा अच्छा निर्णय हम ले पाते हैं और उतना अच्छा हम कार्य अपना कर पाते हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्य को संपन्न किया जाता है तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल
की ही भूमिका ज़्यादा उसमें देखने को मिलती है। तो इसलिए कहा था कि यह एक निकाय के रूप में काम करता है और सामान्य स्तर देखा जाए तो मंत्रिमंडल की बैठक सप्ताह में एक बार जरूर देखने को मिलती है। आपने पेपर में पढ़ा, आप न्यूज़ पेपर में भी देखते रहते हैं कि आज मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, आज मंत्रिमंडल के द्वारा इस विषय पर प्रधानमंत्री के साथ इस विषय पर समीक्षा की। जैसे कोविड-19 चल रहा है तो कोविड-19 को लेकर समय समय पर कैबिनेट बैठक संपन्न होती रहती है सप्ताह में एक बार। ऐसा सामान्यतः देखने को मिलता है, प्रतिदिन भी हो सकता है। फिर साथ यह मंत्रिपरिषद को राजनैतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है। मतलब कि जो मंत्रिमंडल है वह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर क्या करता है, निर्देश देता है कि तथा यह निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होता है। कि मतलब मंत्रिपरिषद को जो राजनीतिक निर्णय लेने का जो अधिकार दिया गया है वह निर्देश देता है कि वह निर्देश क्या करें, सभी मतलब कि जो भी मंत्रिमंडल हो का सदस्य होगा अथवा मंत्रिमंडल का जो निर्णय होगा वह सभी मंत्रियों पर क्या होगा, बाध्यकारी होगा। अर्थात मंत्रिपरिषद को अगर मतलब कि जो भी निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया है उस निर्णय के निर्देश को सभी मंत्री, चाहे वो मंत्रिपरिषद के हों चाहे मंत्रिमंडल के हों, उन सभी मंत्रियों क्या होगा, उनके निर्देश को मानना क्या है, अनिवार्य है। दोस्तों आपको पता होगा वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? अगर सामान्यतः देखा जाए या मुख्य प्रमुख रूप में देखा जाए, अगर वास्तविक शक्ति का कोई प्रयोग करता है मंत्रिपरिषद का तो वो है मंत्रिमंडल। अर्थात मंत्रिमंडल ही है जो मंत्रिपरिषद के क्या करता है, मंत्रिपरिषद के वास्तविक रूप में, मतलब वास्तविक बात कर रहे हैं, मतलब जो वास्तव में होना चाहिए। वास्तव में अगर कोई भी व्यक्ति है, मतलब कोई भी मतलब अगर मंत्री सिंपल अगर समझें तो मंत्रिपरिषद की शक्ति का प्रयोग वास्तविक रूप में अगर कोई करता है तो वो है क्या, भारत का मंत्रिमंडल। अर्थात भारत के मंत्रिमंडल के द्वारा ही वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, मंत्रिपरिषद के शक्ति के प्रयोग के रूप में। दोस्तों ये थी मंत्रिमंडल जो कि भारत में जगह इसको दिया गया 44वें संशोधन 1978 में। वर्तमान दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, मंत्रिपरिषद है, जिनको अब मंत्रिपरिषद में चर्चा करते हैं कि मंत्रिपरिषद है क्या। दोस्तों को पता होगा प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य मंत्री और राज्य मंत्री के साथ क्या होते हैं, उपमंत्री। राज्य मंत्री में दो आपके होते हैं क्या, कैबिनेट की सहायता करने के लिए, और दूसरा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में। और इनको हम सामूहिक रूप से क्या करते हैं दोस्तों, मंत्री परिषद के रूप में देखते हैं। दोस्तों को पता होगा इनका आकार कहीं ना कहीं क्या होता है, आपके मंत्रिमंडल से बड़ा होता है। बड़ा इसलिए होता है क्योंकि इसमें लगभग 60 से 70 मंत्री क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में कितने होते हैं, 15 से 20 ही मंत्री शामिल होते हैं, जबकि आपके मंत्रिपरिषद में 60 से 70 मंत्री शामिल होते हैं। दोस्तों इसको शक्ति मंत्री, मतलब कि अगर देखा जाए आपको पता होगा कि मंत्रिपरिषद अगर अपने शक्ति का प्रयोग करता है तो वो कहीं ना कहीं उन शक्ति को वो कहाँ से प्राप्त करता है, भारत के मंत्रिमंडल से। अर्थात मंत्रिपरिषद के पास अपनी कोई शक्ति नहीं होती बल्कि वह मंत्रिमंडल की शक्ति का प्रयोग करता है जो मंत्रिमंडल उसको देता है। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों इसका जो वर्णन है वह संविधान में किया गया है, जबकि इसका वर्णन बाद में किया गया 1978 में, जबकि मंत्रिपरिषद है इनका वर्णन संविधान में पहले से ही किया गया है। आपको पता होगा मंत्रिपरिषद में अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 75 के रूप में इनका जिक्र किया गया है। 74 में भारत का मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति की सहायता करेगा, और अनुच्छेद 15 में प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और 74 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच जो भी सलाह मशविरा होगा उस पर कोई भी विधिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, कोई भी कानूनी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसे सभी शक्तियां प्राप्त हैं। अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद को सारी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन केवल और केवल कागजों में निहित हैं। ठीक है, कागज में लिख दिए हो गया इनकी शक्ति का प्रयोग। ठीक है, तो हम सिंपल और कहें अगर हम इनकी शक्ति के बारे में पूछें, क्योंकि इनको शक्ति मिलता कहाँ से है, इनको शक्ति मिल रहा है कैबिनेट से, मतलब कि मंत्रिमंडल से। अब जो कि मंत्रिमंडल को शक्ति दे रहा है तो अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे, कागजी स्तर पर कर सकते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो कहा गया है कि इन्हें सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन केवल और केवल कहाँ पे, कागजों में इनकी शक्ति निहित है। मतलब पूरी शक्ति मुख्य रूप देखा जाए तो मंत्रिमंडल में निहित है। दोस्तों यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है। ठीक है, मतलब जो मंत्रिमंडल इनके पास निर्णय को भेजती है उस निर्णय को लागू करने का काम कौन करता है, भारत का मंत्रिपरिषद। अर्थात सिंपल समझें तो भारत के मंत्रिमंडल के जो निर्णय होते हैं उनको लागू करने का काम किसी द्वारा किया जाता है, भारत के मंत्रिपरिषद द्वारा। दोस्तों एक और काम है, यह सरकारी कार्य हो एक साथ बैठक नहीं करती है। जैसे मान लीजिए सरकारी कार्य के लिए मान लीजिए कोई योजना इनको बनाना है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये एक साथ बैठक नहीं करते हैं। जबकि अगर कोई भी सरकारी कार्य संपन्न होता है तो उसमें मंत्रिमंडल के सारे सदस्य तो बैठक में हासिल मतलब शामिल होते हैं। जबकि ये
ये किसी भी सरकारी कार्य में इनकी सामूहिक बैठक देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों एक बात और आपको जानना है, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है। मतलब अगर देखा जाए तो जो भी सामूहिक कार्य भारत में देखने को मिलता है विकासात्मक क्षेत्र को देखते हुए, नीति आयोग योजना को देखते हुए, वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के द्वारा ही संपन्न होता है। मंत्रिपरिषद कोई भी सामूहिक कार्य में हिस्सेदारी नहीं होता है, कोई बैठक नहीं होता है। दोस्तों एक बात और होना चाहिए, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह दोस्तों क्या है, यह सामूहिक रूप से मतलब यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जबकि आप यहाँ देखा था कि यह मंत्रिपरिषद की मतलब लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। मतलब कि जो आपका मंत्रिमंडल है, यह क्या है, लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी, मतलब मंत्रिपरिषद की, मतलब मंत्रिपरिषद की जो लोकसभा है उसके प्रति सामूहिक जिम्मेदारी किसकी होती है, मंत्रिमंडल की। जबकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा, मतलब कि मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी किसका, मंत्रिमंडल का। जबकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा प्रति उत्तरदायी होता है। साथ ही दोस्तों को जानना है कि इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री समय और स्थिति के को देखकर करता रहता है। मतलब अगर हमको मतलब प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्रिपरिषद के आकार में क्या वृद्धि कर सकता है समय और स्थिति को देखकर। तो इनका जो विस्तार है वह प्रधानमंत्री निर्भर करता है। जबकि मंत्रिमंडल में लगभग 15% सदस्य ही क्या होने चाहिए, अधिकतम 15% सदस्य लोकसभा के होने चाहिए। जबकि मंत्रिपरिषद में सदस्यों का आकार प्रधानमंत्री चाहे तो समय और स्थिति देखकर वृद्धि कर सकता है। ठीक दोस्तों, आइए फिर दोस्तों हम चर्चा करते हैं। ठीक, 15% वैसे मुख्य रूप से माना गया है। इसमें दोस्तों मंत्रियों की 3 श्रेणी देखने को मिलती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्ण वेतन व भत्ते अधिनियम 1952 में मंत्री को मंत्रिपरिषद सदस्य के रूप में देखा गया है। अर्थात यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्ण वेतन और भत्ते अधिनियम 1952 में मंत्री को मंत्रिपरिषद सदस्य बताकर परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों ये था क्या, और मंत्री 3 श्रेणी है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। दोस्तों ये थी हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जिसमें हमने क्या देखा, उनकी नियुक्ति क्या होती है, शपथ त्यागपत्र क्या होता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, उनकी योग्यताएं क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या क्या बनती है, चुनाव कैसे होता है, उनकी संरचना क्या है, और मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद अंतर क्या होता है, या किचन कैबिनेट या आंतरिक किचन कैबिनेट में दोष या गुण क्या है, और उनकी कार्य शक्तियाँ क्या हैं। दोस्तों आज हम लोगों ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद देखने का प्रयास किया। अगर इसमें कोई भी त्रुटि या कोई भी कमी आपको लगता है तो एक बार इसको देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। जो भी दिक्कत होती है उसको आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम उसके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत प्रधानमंत्री और कैबिनेट समितियां कौन कौन सी हैं। ठीक है सर, मंत्रिमंडलीय समिति क्या क्या बनाई गई हैं भारत सरकार की सहायता के लिए, और प्रधानमंत्री का कार्य क्षेत्र क्या होता है, कार्य शक्ति क्या होता है, कल इस पर हम चर्चा करेंगे। इसको 2 बार देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। इस टॉपिक से कभी न कभी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास भेजना ना भूलें, जिससे सभी विद्यार्थियों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बाय दोस्तों, गुड नाइट।